हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ेंगे। ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के एलएलबी के 6 सेम का सिलेबस है। ये कंप्लीट रिवीजन सेशन होगा। ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट होगी क्योंकि रिवीजन सेशन है। अगर आप एग्ज़ाम से पहले सिर्फ ये वीडियो देख लोगे तो आपका एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आज हम इसमें चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्टरी। तो फर्स्ट चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मीनिंग क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्यों लाया गया इसको, इसका स्कोप क्या है, नेचर क्या है और इसकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। अभी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का नाम ही क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन होता क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है, इंग्लिश में इंटरप्रिटेशन शब्द का मीनिंग क्या है। तो इंटरप्रिटेशन होता है कोई भी एक्सप्लेनेशन या अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ की। इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन। स्टैट्यूट मतलब क्या होता है, कोई भी लॉ या रूल। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी लॉ या रूल में कन्फ्यूज़न है कि इसका मीनिंग क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन, दैट विल बी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। स्टैट्यूट्स हमने पढ़ लिया, स्टैट्यूट्स क्या होगा, कोई भी लॉ या रूल। अब लॉ या रूल, लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी, संसद में बनेगा, या स्टेट असेंबली बनाएगी, पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा कोई भी बना सकता है। पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली जो भी रूल बनाएगी, अगर उस रूल में किसी को भी, किसी पर्सन, इंडिविजुअल, कंपनी, किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो उस रूल या लॉ की एक्सप्लेनेशन के लिए क्या कर सकता है। अगर उस रूल में कुछ एम्बिग्यूटी है, कुछ लॉ में कुछ लाइंस क्लियर नहीं है कि इस रूल को बनाने के पीछे गवर्नमेंट की इंटेंट क्या थी, गवर्नमेंट क्या चाहती थी ये रूल बनाने के लिए, तो वो पर्सन कहाँ जाएगा, कोर्ट में। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कौन करेगा, कोर्ट। अगर किसी कानून में एम्बिग्यूटी है, कुछ भी दिक्कत है, तो कोर्ट उस लॉ की इंटरप्रिटेशन करेगा। तो कोर्ट पे ये नहीं है कि कुछ भी, अगर उसको उस टाइम उसके ओपिनियन में उसका मीनिंग जो आ रहा है उस लाइन का या उस कंटेंट का, वहीं कर देगा। कोर्ट को भी कुछ प्रिंसिपल्स या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी चीज़ लॉ की इंटरप्रिटेशन के लिए। इन रूल्स को हम रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछे, एग्ज़ाम में पूछा जाए व्हाट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, तो आप इजीली बोल सकते हो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इज़ एन एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी लॉ और रूल विच इज़ डन बाय द कोर्ट। अब स्टैट्यूट का थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। स्टैट्यूट क्या होती है, इट इज़ द विल ऑफ द लेजिस्लेशन। विल वसीयत वाला विल नहीं है, विल मतलब इच्छा या इंटेंट क्या है लेजिस्लेशन की। लेजिस्लेशन मतलब लॉ, जो कोई कानून बना गया है उसके पीछे बनाने का कारण क्या है। स्टैट्यूट्स एक फॉर्मल रिटन इनैक्टमेंट होती है किसी भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की, मतलब सरकार द्वारा लिखित में कोई बनाया हुआ कानून जो सरकार देश या किसी सिटी को चलाने के लिए बनाती है, उसको हम स्टैट्यूट्स बोलते हैं। अगर कोई ओरल इनैक्टमेंट है तो वो स्टैट्यूट्स नहीं कहलाएगी। स्टैट्यूट क्या होगा, लिखित कानून। कोई भी सरकार या शहर को कोई भी कंट्री या सिटी को चलाने के लिए सरकार के द्वारा बनाया गया रिटन कानून स्टैट्यूट्स कहलाता है। अब स्टैट्यूट्स की अलग अलग जगह डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हो। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अनुसार स्टैट्यूट्स का मतलब है रिटन लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव बॉडी। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा सेम वही है। मर्शियन वेबस्टर ने क्या कहा था, स्टैट्यूट्स मीन्स ए लॉ इनेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। सेम वही है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मतलब क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो। आई थिंक इससे आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पेपर में, इस सिलेबस में पढ़ने क्या वाले हैं। अब इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर का मीनिंग कंप्लीट हो गया। वी नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अब हम पढ़ेंगे पर्पस एंड स्कोप। फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्पस, नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रिटेशन। अगर हमारे एग्ज़ाम में या तो पर्पस पूछ लिया जाता है, नीड या ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, हमें 4 पॉइंट्स हेडिंग बनाकर
लिख कर आने और इनके अंदर का कंटेंट अभी जो मैं बोलूँगी वही अंदर का कंटेंट होगा। फर्स्ट है पर्पस क्या होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का, डिटरमाइन द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन या लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर या सरकार की ये कानून बनाने के पीछे इंटेंशन क्या है, इससे हमें ये पता चलता है। नॉर्मल पर्सन को लेजिस्लेचर की लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का क्या फ़ायदा है कि इससे कोर्ट क्लियर कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है द लैंग्वेज ऑफ लेजिस्लेचर। इससे हम लेजिस्लेचर की लैंग्वेज, उस कानून में जो लिखा गया उसका मतलब क्या है, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जज की भी हेल्प करता है। जज की हेल्प कैसे करता है, अगर किसी कानून की एक बार कोर्ट ने, किसी जज ने इंटरप्रिटेशन कर दी तो वो फिर प्रेसिडेंट्स बन जाते थे। आगे भी अगर वो कानून आएगा तो दोबारा से उसकी इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सेम को फॉलो कर सकते हैं, सेम प्रेसिडेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स बहुत हेल्पफुल है जब जो स्टैट्यूट्स के, जो कानून के प्रोविजंस हैं वो एम्बिगियस मतलब एक वर्ड के दो मीनिंग निकल रहे हैं। अगर एम्बिग्यूटी है तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इसी चैप्टर का, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का नेचर या स्कोप क्या होगा। फर्स्ट, रिटन फॉर्म में, कोई भी स्टैट्यूट्स वो होगा जो रिटन फॉर्म में होगा, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी ऑब्वियसली रिटन फॉर्म में होगी। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का नेचर चेंज होता रहता है सिचुएशन के साथ। स्टैट्यूट्स परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्परेरी भी हो सकते हैं। स्टैट्यूट्स परमानेंट कौन से होंगे, अगर कोई कानून पास कर दिया गया है तो वो कानून हमेशा के लिए, कोई टाइम पीरियड नहीं, इतने टाइम तक ही लागू होगा, हमेशा के लिए रहेगा, वो होगा परमानेंट स्टैट्यूट्स। टेम्परेरी जो 1 महीने या 2 महीने के लिए ही पास किया जाता है, अगर उसको दोबारा लागू करना है तो दोबारा इनेक्टमेंट करनी पड़ेगी। तो स्टैट्यूट्स परमानेंट भी हो सकते हैं जैसे कि आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी। टेम्परेरी भी हो सकते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी टेम्परेरी है, स्टैट्यूट का पार्ट है। जो स्टैट्यूट्स हैं वो पास किए जाते हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा पास किए जाते हैं, सिर्फ उनको ही स्टैट्यूट कहते हैं। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में हमने मीनिंग पढ़ लिया, होता क्या है, पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया, स्कोप पढ़ लिया, नेचर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स को हम 4 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, 4 तरीके से हम कानून को बांट सकते हैं। फर्स्ट, ड्यूरेशन के बेसिस पे, टाइम के, कितने टाइम पीरियड के लिए कोई भी कानून लागू किया गया है उस बेसिस पे। क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू एक्सटेंट ऑफ अप्लीकेशन, कहाँ तक अप्लाई करा जा सकता है, वो किन्हीं पार्टिकुलर पर्सनस के लिए या सबके लिए है, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट, किस प्रॉपर सब्जेक्ट पर कानून बनाया गया है। क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मेथड, कौन सा मेथड अपनाया गया है लॉ के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू ड्यूरेशन, कितने टाइम पीरियड के लिए कोई भी कानून बनाया गया है। फर्स्ट हमारा टेम्परेरी स्टैट्यूट वो होगा जो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइनेंस एक्ट, कोई भी फाइनेंस बिल लेके आते हैं, 1 साल के लिए होता है, नेक्स्ट ईयर फिर दूसरा फाइनेंस एक्ट आता है। सेकेंड हमारा परमानेंट वो क्या होगा, वो कानून जो एक बार बना दिया वो परमानेंट टाइम पीरियड के लिए, जब तक उसको रिपील या हटाया नहीं जाता, जैसे कि इंडियन पेनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया टाइमिंग के बेसिस पे, ड्यूरेशन के बेसिस पे। टेम्परेरी जो किसी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्टैट्यूट्स बनाया जाता है, कानून लागू किया जाता है। परमानेंट जो एक बार स्टार्ट लागू कर दिया तो हमेशा के लिए होगा, जब तक उसको हटाया नहीं जाता। सेकेंड हमारी क्लासिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटेंट ऑफ अप्लीकेशन, कहाँ तक अप्लाई करनी। फर्स्ट है पब्लिक कोई भी कानून सबके लिए होगा। इंडिया में कोई कानून बनाया है और वो पब्लिक कानून है तो सबके लिए होगा, जैसे कि इंडियन पेनल कोड, कोई भी क्राइम करेगा तो आईपीसी के सेक्शन के तहत उसको सज़ा मिलेगी, या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ,
सारे पब्लिक होते हैं। प्राइवेट लॉ कौन से लॉ होते हैं, प्राइवेट स्टैट्यूट्स कौन से होते हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ लागू होगा हिंदूज़ के लिए, मुस्लिम या किसी और धर्म के लोग के लिए ये लागू नहीं होगा। तो सेकंड अभी हमारा हो गया क्लियर, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक दैट इज़ फॉर ऑल, प्राइवेट दैट इज़ फॉर द सम स्पेसिफिक पीपल और पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन। क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, किसी प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर पर कोई कानून बनाया गया है, वो सारे कानून आएंगे क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट में। जैसे कि फर्स्ट है कोडिफाइड लॉ। कोडिफाइड लॉ कौन से लॉ होंगे, जिनको सोल्व किया गया है, जैसे कि एक प्रॉपर सब्जेक्ट पे पूरा कानून बनाया गया है ताकि उस सब्जेक्ट मैटर पर किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि इंडियन पैनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट। तो जैसे कि इंडियन पैनल कोड में हर एक सजा के लिए प्रावधान है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, इसी सब्जेक्ट मैटर पर कम्प्लीटली एक कानून है। इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल होंगे कोडिफाइड लॉ के। सेकेंड हमारा कंसोलिडेटेड लॉ। कंसोलिडेटेड लॉ वो लॉ होते हैं जो छोटे छोटे कानून को कंसोलिडेट करके, इकट्ठा करके सेम सब्जेक्ट मैटर पर अगर 2 से या 3 या 4 या ज़्यादा कानून है तो सबको कंसोलिडेट करके एक प्रॉपर कानून या कोड बना दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड कोड। इसके एग्जाम्पल है CPC एंड CRPC। CPC सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। थर्ड है हमारा क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट का पार्ट है डिक्लेरेटरी। डिक्लेरेटरी कानून कौन सा होता है, अगर सरकार ने कोई कानून बना दिया बट उसमें कुछ डाउट है, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए सरकार एक डिक्लेरेशन पास करती है, जिसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटरी लॉ। डिक्लेरेटरी लॉ क्यों होते हैं, टू रिमूव डाउट। फोर्थ हमारा रेमेडियल लॉ। रेमेडियल लॉ क्या होते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम की रेमेडी, या मतलब कि आप ये बोल सकते हो, अगर पहले कोई कानून बना दिया है पर उस कानून में कुछ डिफेक्ट्स थे, तो उस कानून में कुछ अमेंडमेंट की जाती है, वो डिफेक्ट्स रिमूव किए जाते हैं और रेमेडी प्रोवाइड की जाती है, उनको बोलते हैं रेमेडियल स्टैट्यूट। जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ये क्या है, रेमेडीज़ प्रोवाइड की, अगर ये दिक्कत हुई तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, इसकी रेमेडी ये होगी। फिफ्थ हमारा डिसेबलिंग एक्ट स्टैट्यूट्स। डिसेबलिंग स्टैट्यूट क्या होगा, अगर कोई कानून पहले से पास कर दिया गया है और डिसेबलिंग स्टैट्यूट मतलब उसको रोका जाता है, आपको किसी चीज़ से रोका जाए, दैट इज़ डिसेबलिंग। इनेबलिंग स्टैट्यूट मतलब आपको इस कानून के प्रोविज़न में दिया जाता है आप ये काम कर सकते हो, इनेबलिंग स्टैट्यूट। पेनल, कोई भी सजा के लिए जो स्टैट्यूट बनाया जाएगा, दैट इज़ पेनल स्टैट्यूट्स, मतलब पुनिशमेंट के लिए, अगर आप ये इसका पालन नहीं करोगे तो इसकी पुनिशमेंट ये होगी, दैट इज़ पेनल स्टैट्यूट। नेक्स्ट हमारा टैक्सिंग स्टैट्यूट। टैक्सिंग स्टैट्यूट क्या होता है, टैक्स से रिलेटेड, कि इस जैसे कि GST, टैक्स से रिलेटेड जो भी कानून होंगे। नेक्स्ट हमारा अमेंडिंग स्टैट्यूट। अमेंडिंग स्टैट्यूट क्या होता है, अगर पहले कोई कानून बना दिया उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं, वो क्लियर करने के लिए नेक्स्ट जो हम स्टैट्यूट बनाएंगे, दैट इज़ अमेंडिंग स्टैट्यूट। रिपील स्टैट्यूट क्या होता है, रिपील स्टैट्यूट होगा अगर पहले से कोई कानून है लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको हटा दिया जाता है बाय रिपील स्टैट्यूट, किसी कानून को हटाना। लास्ट हमारे क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू मेथड, कौन सा मेथड अपनाया गया है। फर्स्ट है मैंडेटरी। मैंडेटरी में क्या होता है कि इस कानून में शेल का यूज़ किया जाता है। शेल के यूज़ से क्या होगा कि ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है, करना ज़रूरी है। सेकेंड है डायरेक्टरी या परमिशन स्टैट्यूट, मीन्स इसमें बस डायरेक्शन दी जाती है, यू मे डू दिस, बट दिस इज़ परमिशनल स्टैट्यूट, ये ज़रूरी नहीं है फॉलो करना। तो इसी के साथ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कंप्लीट होता है। ये हमें कंप्लीट अगर एग्ज़ाम में आता है तो हेडिंग्स के साथ पूरा लिख के आना है और ये डायग्राम अच्छे से याद करना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर। Subscribe the channel for the more videos and next chapters. I will try to complete this entire interpretation of statute in 1 hour for the next video in the next chapter. Subscribe the channel, it will be coming soon.
थैंक यू फॉर वॉचिंग।